वेलकम टू फिरोज सर बायोलॉजी क्लासेस। बच्चे, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट किए थे और उस फर्टिलाइजेशन को मैंने कहा था कि ये नेक्स्ट पार्ट में हम जो है इसको और भी जारी रखेंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो था उसके डेफिनेशन के अनुसार इट इज़ जस्ट द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म द डिप्लॉयड जायगोट। इतना तक ही सीमित नहीं था, एक मल्टी स्टेप प्रोसेस था। उस मल्टी स्टेप प्रोसेस में मैंने पहला स्टेप जिसको हमने कहा था अप्रोच ऑफ स्पर्म, इसको डील किया था। तो ये फर्टिलाइजेशंस के जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन है, जिसमें पहला हमने लास्ट लेक्चर में जो है डील किया था वो था अप्रोच ऑफ स्पर्म। समझे बच्चे? अब जो है आज हम दूसरा जो है पड़ाव पर इस फर्टिलाइजेशन को जो है लेके आगे बढ़ेंगे। ये दूसरा पड़ाव में हम नाम रखते हैं इसको फर्टिलिजीन एंटी फर्टिलिजीन रिएक्शंस। ओके बच्चे, ये फर्टिलिजीन एंटी फर्टिलिजीन रिएक्शन इज नॉट ए रिएक्शन, दिस इज ए इवेंट जिसमें फर्टिलिजीन एक केमिकल सब्सटेंस है। दैट केमिकल सब्सटेंस विल रिलीज बाय एग एंड दूसरा केमिकल सब्सटेंस एंटी फर्टिलिजीन एंड दैट केमिकल सब्सटेंस इज रिलीज बाय द स्पर्म। बच्चे, ये एक तरह का इंट्रैक्शंस है, एक तरह का इंट्रोडक्शंस है, एक तरह से यहाँ जान पहचान है टू अलाउ द स्पर्म टू प्रोसीड द फर्दर फंक्शनल एक्टिविटी। ये रिएक्शन नहीं है, ये एक तरह का इंट्रोडक्शन है इन बिटवीन द स्पर्म एंड ओवम। ओके, सो हम यहाँ रिएक्शंस भले ही लिख रहे हैं, बट यू हैव टू मेमोराइज इट, you should understand it that it is not a reactions, it is just a introductions। तो चलते बच्चे, यहाँ हम जो है लिखते हैं पहला पॉइंट कि फर्टिलिजीन इज ए केमिकल सब्सटेंस released by ovum or egg। ओके, और ये जो केमिकल सब्सटेंस है जो एक ओवम के द्वारा रिलीज किया गया है, जिसको फर्टिलिजीन कह रहे हैं बच्चे, इस फर्टिलिजीन केमिकल सब्सटेंस में एक साइट होता है, एक जगह। उस साइट और उस जगह को स्पर्मोफिलिक साइट कहते हैं। सपोज कीजिए कि ये एक स्ट्रक्चर, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर एक फर्टिलिजीन केमिकल सब्सटेंस का हम ड्रॉ अप किए हैं, जो एक एग या ओवम से रिलीज किया गया है। दिस केमिकल सब्सटेंसेस जो हमने आप जो मिलता है, इसके पास जो है साइट होते हैं, जगह होते हैं, वो जगह को हम स्पर्मोफिलिक के नाम से जानते हैं। तो सपोज कर लीजिए कि इसमें इस प्रकार के जगह हैं, जो जगह क्या कहलाता है? स्पर्मोफिलिक कहलाता है। यहाँ नाम से ही स्पष्ट है बच्चे, ये स्पर्मोफिलिक, स्पर्म प्लस फिलस, यहाँ क्या है? स्पर्म लविंग, यानी कि ओ साइट वह जगह जहाँ पर स्पर्म आकर एक्ट करेगा या स्पर्म आकर एक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो इस जगह पर इस प्रकार से स्पर्म जो है आकर क्या करते हैं? एक्ट करते हैं। तो इस केमिकल सब्सटेंस का वो जगह जहाँ पर स्पर्म आकर एक्ट करेगा, उस भाग को, उस जगह को हम स्पर्मोफिलिक साइट कहते हैं बच्चे। ठीक है, तो क्या कहेंगे, है ना, यहाँ पर इट हैविंग स्पर्मोफिलिक साइट फॉर स्पर्म। ओके बच्चे, एक बात। दूसरी बात, ये एंटी फर्टिलिजीन इज ऑल्सो ए केमिकल सब्सटेंस दैट इज रिलीज बाय द स्पर्म। तो नेक्स्ट में एंटी फर्टिलिजीन is also
chemical substance released by sperm। इस जगह जो समझने वाली बात है बच्चे कि फर्टिलिजीन केमिकल सब्सटेंस के पास स्पर्मोफिलिक साइट होता है। वह साइट जो है लिमिटेड होता है, ये साइट लिमिटेड होता है, इतना लिमिटेड कि 2-3 या मैक्सिमम 5-10 स्पर्म ही उस साइट में आकर एक्ट कर सकता है। इसका मतलब है कि हम जो लास्ट लेक्चर में आपको समझाए थे कि बहुत सारे हेल्प और बैरियर के बाद जो स्पर्म अप्रोचिंग टू द एग होता है ना, जो एग के नज़दीक जाने वाला रहता है, उसकी संख्या 100 होती है। अब उस 100 में से ये 2, 3, 4, 5 या 10 स्पर्म ही जो है अलाउ किए जाएंगे फर्दर प्रोसीड करने के लिए, जो एग के मेम्ब्रेन पर क्या करेगा, एक्ट करेगा। इसका मतलब है, और जबकि ये स्पर्मोफिलिक साइट लिमिटेड है, जब स्पर्मोफिलिक साइट लिमिटेड हो गया तो स्पर्म का एक्शन ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द एग भी क्या हो जाएगा बच्चे, लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम ऐसा लिख सकते हैं कि दिस स्पर्मोफिलिक साइट इज लिमिटेड, ओके बच्चे, where sperm are permitted to get stick with the membrane of egg, समझे बच्चे। इसका मतलब है कि ये साइट लिमिटेड होने की वजह कर 2, 3 या 4 स्पर्म ही इसके साथ आकर क्या करेंगे, स्टिक करेंगे, बाइंड्स करेंगे। ओके, ये है फर्टिलिजीन एंटी फर्टिलिजीन रिएक्शंस, सेकेंड स्टेप ऑफ द फर्टिलाइजेशन। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द थर्ड स्टेप, रिलीज ऑफ लाइसिन। हम जानते हैं बच्चे पहले से कि लाइसिन इज ए केमिकल सब्सटेंस which is released by the acrosome, and a acrosome is present on the head region of the sperm। ये प्रीवियस लेक्चर में आपको हम समझाए थे। यहाँ थर्ड स्टेप्स में रिलीज ऑफ लाइसिन को लिए हैं, एंड दिस लाइसिन इज ए एंजाइम, इज ए लाइटिक एंजाइम। ये लाइसिन इज ए लाइटिक एंजाइम which contain 3 different kind of enzyme, है ना। तो लाइसिन इज लाइटिक एंजाइम which contain 3 different एंजाइम। ठीक है, समझे बच्चे। उनमें से एक पहला जिसको हम कोरोना पेनिट्रेटिंग या नहीं तो कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम कहते हैं, जो उस लाइसिन में प्रेजेंट होते हैं। और यहां नाम से स्पष्ट है बच्चे, एग का मेम्ब्रेन जो कोरोना रेडियाटा आपको हम पढ़ाए हैं, उस एग का मेम्ब्रेन को ये पेनिट्रेट करने में या डाइजेस्ट करने में या डाइल्यूशन में मदद करता है। तो इस एंजाइम का काम है कि इट विल डाइजेस्ट द कोरोना रेडियाटा मेम्ब्रेन। ओके बच्चे, नाउ नेक्स्ट में आते हैं हम। एक दूसरा एंजाइम है
कि जो एग मेम्ब्रेन है और एक मेम्ब्रेन के बाहर ये सब जो कोरोना, रेडियाटा, जूना, पेलुसिडा, ये सब जो आप 3 काइंड्स ऑफ मेम्ब्रेन पढ़े हैं, उन मेम्ब्रेन के बाहर कुछ एक्स्ट्रा लेयर का डिपोजिशंस होता है और वो एक्स्ट्रा लेयर का जो डिपोजिशन होता है उनमें उस डिपोजिशंस के बीच बीच में एक केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम हाइलुरोनिक एसिड कहते हैं। हाइलुरोनिक एसिड कहते हैं। ये एक्चुअली एक बैरियर का काम करता है, एक प्रोटेक्शंस का काम करता है, एक सुरक्षा कवच का। ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम इस एसिडिक जो लेयर है इसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है ऑन बाय द एक्शन ऑन द हाइलुरोनिक एसिड। डाइजेस्ट द हाइलुरोनिक एसिड। तीसरा एंजाइम है एक्रोसिन, और ये एक्रोसिन जूना पेलुसिडा जो एक का मेम्ब्रेन है उसको डाइल्यूट करता है, डाइजेस्ट करता है। तो लिखेंगे इसमें डाइजेस्ट जूना पेलुसिडा। ये फर्टिलाइजेशन का तीसरा स्टेप है। इस थ्योरी को आप जो है याद रखिएगा कि यहाँ पर लाइसिन एंजाइम जो रिलीज हुए हैं उसमें 3 तरह के केमिकल सब्सटेंस और भी मौजूद होते हैं और हर एक केमिकल सब्सटेंस का अलग अलग फंक्शन है। यहाँ पर लाइसिन एंजाइम निकलेगा क्योंकि आपने फर्स्ट स्टेप ऑफ द फर्टिलाइजेशन में एक्रोजोम के मेम्ब्रेन को परमेबल किया था। क्यों? क्योंकि वहाँ जो केमिकल सब्सटेंस स्टिरॉल है ना और ग्लाइकोप्रोटीन था उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया था। किसके द्वारा? एक केमिकल सब्सटेंस के द्वारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से निकला था, जिस कारण से वो मेम्ब्रेन वीक और पोरस हो गए थे। और वही वीक और पोरस मेम्ब्रेन हो जाने के कारण अब लाइसिन भी क्या होते हैं, रिलीज करते हैं। दैट लाइसिन विल बी एक्ट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ एग। और 3 different kind of chemical substance are present in this lysine enzyme और वो differently act करता है और एक स्पर्म को एग के अंदर एंट्री करने में मदद करता है। अब हम चौथा स्टेप में आएंगे बच्चे, उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन, यानी तो और फर्टिलाइजेशन रिसेप्शन कोन, यानी तो फर्टिलाइजेशन कोन। फर्टिलाइजेशन कोन चूंकि बच्चे अभी इससे जो प्रायर वाला स्टेज था वहाँ लाइसिन को रिलीज किया गया था और उस लाइसिन में प्रेजेंट 3 अलग अलग तरह के एंजाइम उस एग के मेम्ब्रेन को डाइल्यूट और डाइजेस्ट करने में मदद किया था। जब ऐसा एक्ट होता है, जब मेम्ब्रेन पर इस लाइसिन का एक्शन होता है, उस वक्त उस क्षण सपोज कीजिए कि ये एग का मेम्ब्रेन है और इसके मेम्ब्रेन में ये सब एक्स्ट्रा लेयर हैं जो एग में प्रेजेंट है, थोड़ा सा तरीके से सपोज कर लीजिए, और ये डाइजेस्ट करते हुए ये स्पर्म जो है यहाँ से घुसेगा इधर से, ये पोर्शन डाइजेशन हो रहा है। उस वक्त जिस वक्त इस तरह का एक्शन शुरू होगा उस वक्त एग का मेम्ब्रेन इस प्रकार से एक छोटा सा ऊपर की तरफ बल्जिंग पोजीशन या आउट प्रोजेक्शन या थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस प्रकार का कोन लाइक संरचना का निर्माण करेगा। एक्चुअली में वो कोन लाइक संरचना इस स्पर्म को एक डायरेक्शन देता है कि इसी छोर से होते हुए तुमको क्या करना है, अंदर घुसना है, एक साइन है। तो बच्चे ये फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन या फर्टिलाइजेशन कोन इज जस्ट आउट प्रोट्रूडेशंस ऑफ ए मेम्ब्रेन ऑफ द एग अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ स्पर्म के डायरेक्शंस के अलोंग इस प्रकार का कोन बनना एक तरह का मदद करना होता है एक स्पर्म को जो इसी से होते हुए अंदर घुसे। वैसे हम पहले लेक्चर में आपको समझाए थे कि एंट्री ऑफ स्पर्म विल बी थ्रू द एनिमल पोल। इसका मतलब है ये सब डाइल्यूशंस की घटना, एंट्री ऑफ स्पर्म और इस कोन का बनना, ये सब अलोंग द एनिमल पोल होगा। ओके है ना, ये फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन का कहना है।
अब जैसे ही ये स्पर्म ट्रिगर करेगा इस सेल मेम्ब्रेन पर, जैसे ही ट्रिगर करेगा इस सेल मेम्ब्रेन पर, अब इस मेम्ब्रेन, इस एग के अंदर मियोसिस 2 घटित होगी, मियोसिस 2 घटित होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों में होता है, तब जाकर फाइनली स्पर्म का और एग का निर्माण होता है। इतना देर के बाद मियोसिस 2 होगा अंडे में। इसका मतलब अब तक जो अंडे के रूप में उसके पास मौजूद है वो सेकेंडरी oocyte है। और आपको हम सेकेंडरी oocyte क्या होता है, इसकी स्टेप्स क्या हैं, ये कैसे बनते हैं, ये सारी बात समझाए हैं। ठीक है बच्चे, इसका मतलब है कि इस सेकेंडरी oocyte में नाउ मियोसिस 2 विल अकर, और जब मियोसिस 2 होता है तो आपको oogenesis में हम समझाए हैं कि इस मियोसिस 2 के दौरान 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, उसमें से एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। क्योंकि न्यूक्लियस का दोनों का डिवीजन तो होगा, इसके न्यूक्लियस का डिवीजन तो होगा। जब ये डिवाइडेशन होता है तो इसका न्यूक्लियस डिवीजन करके 2 न्यूक्लियस का निर्माण तो करेगा, 2 न्यूक्लियस का निर्माण करेगा, बट जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होंगे तो अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है, जिसके कारण से एक में साइटोप्लाज्म काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जाएगा और दूसरे में बहुत नेग्लिजिबल मात्रा में जाएगा। इस डिवीजन के पश्चात, यानी कि इस मियोसिस 2 के पश्चात जो 2 सेल बने हैं उसमें से एक छोटा होता है जिसको हम पोलर बॉडी कहते हैं। ये पोलर बॉडी मियोसिस 2 में दूसरी बार बनता है, इसलिए हम इसको सेकेंड पोलर बॉडी भी बोलते हैं। ओके बच्चे, और ये जो सेल होते हैं यही जो है ootids हैं या यही एग है ना, यही एग है। ठीक है, ये एग अब एक्चुअली में क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन में भाग लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है 5वां स्टेप हमारा, स्टेप फॉर फर्टिलाइजेशन में क्या होना चाहिए, मियोसिस 2 विल स्टार्ट एज ए रिजल्ट 1 पोलर बॉडी, जो अपने आप में सेकेंड पोलर बॉडी है, 1 पोलर बॉडी एंड 1 एग सेल विल फॉर्म। ओके बच्चे, समझ में आ रहा होगा आपको बात। अब छठा स्टेप में बच्चे, कॉर्टिकल रिएक्शन, यानी तो फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ये छठा स्टेप है फर्टिलाइजेशन का। क्या होता है इसको समझिए आप। जब हम आपको एग का स्ट्रक्चर प्रीवियस लेक्चर में समझाए थे बच्चे, रिकॉल कीजिए। इस बाहरी एरिया को जो पेरिफेरली मौजूद होते हैं ये स्लाइटली डेंस होते हैं, और जो सेंटर में होते हैं वो एरिया स्लाइटली डेंस नहीं होते, कम डेंस होते हैं। जो बाहरी एरिया का ये जो डेंस एरिया है, बाहरी पेरिफेरल अरेंजमेंट है, इसको आपने कॉर्टेक्स नाम दिया था। ठीक बच्चे, है ना। और ये जो अंदर वाले एरिया हैं, इस इंटरनल एरिया को हमने ऊप्लाज्म या मेडुला कहा था। ये ऊप्लाज्म और ये ऊप्लाज्म ही क्या था बच्चा, मेडुला था। ठीक है बच्चे, इस कॉर्टेक्स रीजन के इस डेंस साइटोप्लाज्मिक एरिया में कुछ ग्रैन्यूल्स, इस प्रकार का सर्कुलर फॉर्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये चूंकि ये मेम्ब्रेन वाइटेलाइन मेम्ब्रेन है, आप पहले लेक्चर से जानते हैं। ये वाइटेलाइन मेम्ब्रेन ने घेर रखा है इस कॉर्टिकल रीजन को। इस कॉर्टिकल रीजन्स में इस प्रकार के ग्रैन्यूल्स हैं। ये जितने भी प्रोसेस होते हैं बच्चे, स्टेप्स ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, ये मोर और लेस साइमल्टेनियस होते हैं, स्लाइट डिफरेंस होती है टाइमिंग में, तो ये 1 बाय 1 हमको समझाते हैं। जिस वक्त एक स्पर्म ने ट्राइगर किया था किसके ऊपर, सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर, उस वक्त मियोसिस डिवीजन शुरू हो गया था, है ना। और उस वक्त जो है एक और काम हो रहा था, एक कॉर्टिकल रिएक्शन या फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। हाउ, कैसे बच्चे, उस वक्त ये वाइटेलाइन मेम्ब्रेन स्लाइटली ऊपर की तरफ उठता है, ये बाहर की तरफ फैलता है। जब ये वाइटेलाइन मेम्ब्रेन बाहर की तरफ फैलेगा, ये देखिए थोड़ा सा फैलाए, तो इस प्रकार का यहाँ स्पेस डेवलप होता है। ये स्पेस
इन बिटवीन द वाइटलाइन मेम्ब्रेन एंड कॉर्टिकल रीजन, ठीक, प्रेजेंट होगा। इसका मतलब है दिस स्पेस इज प्रेजेंट इन बिटवीन द वाइटलाइन मेम्ब्रेन एंड कॉर्टिकल रीजन। अब क्या होता है, जब ऐसा करता है तब ये ग्रैन्यूल्स जो यहाँ प्रेजेंट हैं, ये सारे ग्रैन्यूल्स मूव करते उस खाली जगह में भर जाते हैं। हम थोड़ा सा हम दिखा रहे हैं बच्चे, पूरी में ऐसा ही होगा। ये आकर इस प्रकार से इस जगह में ये सब जो है ग्रैन्यूल्स क्या कर जाते हैं बच्चे, अरेंज कर जाता है। अब ये अरेंजमेंट के फिर कुछ क्षण के बाद, थोड़ा देर के बाद, ये सारे ग्रैन्यूल्स इस खाली स्पेस से मूव ऑन होता है और स्टिक कर जाता है इस वाइटलाइन मेम्ब्रेन के साथ, लाइक दैट। ये यहाँ से फिर मूव ऑन करेगा और सारे के सारे ग्रैन्यूल्स इस वाइटलाइन मेम्ब्रेन के साथ क्या कर जाएगा, स्टिक कर जाएगा। कुछ ऐसे दिखा रहे हैं हम। जब एक वाइटलाइन मेम्ब्रेन के साथ ये ग्रैन्यूल्स स्टिक कर जाए तब इस मेम्ब्रेन को अब वाइटलाइन मेम्ब्रेन नहीं कहेंगे, इसको हम फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहेंगे। ओके बच्चे, तो ये घटना घटित होती है किससे, ना इस प्रकार की ग्रैनुलर एक्टिविटी से स्टेप्स ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन में, जिसको हम कॉर्टिकल रिएक्शंस या फॉर्मेशंस ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहते हैं। सवाल ये उठता है कि ये मेम्ब्रेन का निर्माण क्यों हुआ। स्टार मार्क में याद रखिए, ये मेम्ब्रेन प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। ये मेम्ब्रेन प्रिवेंट करेगा बहुत ज़्यादा संख्या में स्पर्म को एग के अंदर घुसने से रोकेगा, क्योंकि 100 स्पर्म में से स्पर्मोफिलिक साइट की वजह का 2, 4, 5 ठो 10 ठो ही स्पर्म इस पर एक्ट कर पाते हैं। इसके अलावा ये मेम्ब्रेन का फिर डेवलपमेंट होता है जो ज़्यादा स्पर्म को अंदर एंट्री का अलाउ ही नहीं देगा, नहीं तो डिप्लॉयडी में प्रॉब्लम आएगा, क्रोमोजोमल एब्रिविएशन हो जाएगा, क्रोमोजोमल जो है डिसऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए बाय नेचर्स इस मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा जो इस पॉलीस्पर्मिक कंडीशन को क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद एक लास्ट स्टेप क्या है कि कोई एक स्पर्म घुस गया उसमें, और जब अब घुस जाएगा, सपोज कर लीजिए ये मेम्ब्रेन है एक का, ये वो एनिमल पोल है और ये जो है कोन है जहाँ से होकर ये एक स्पर्म जो है घुसना चाहता है। तो एक्चुअली में ये जो स्पर्म है बच्चे, ये जो स्पर्म को हम ड्रॉ अप कर रहे हैं बच्चे, ये अपना न्यूक्लियस को रिलीज कर देता है इसके अंदर, और इस अंडे में पहले से एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसका न्यूक्लियस, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस, एक स्पर्मेटोजेनेसिस से इसका निर्माण हुआ है स्पर्म का, और oogenesis से एग का निर्माण हुआ है, तो दोनों जो सेक्स सेल है वो हैप्लॉइड होते हैं। तो ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द एग आपस में क्या करेगा, ये फ्यूज करेगा। फ्यूज करने के बाद ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब है इस जगह पर फ्यूजन ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियस विल टेक प्लेस। तो 7वां स्टेप होगा फ्यूजन ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियस। ओके बच्चे, इसमें दो गैमेट का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेगा, और इस गैमेटिक न्यूक्लियस का फ्यूजन ही क्या कहलाएगा, फ्यूजन के बाद जो चीज बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं, जो एक फर्टिलाइजेशन का मकसद भी है। इस तरह के एक स्पर्म को जो एंट्री किया है, कोई ना कोई पाथ, कोई ना कोई रास्ता का सहारा लिया है। जिस पाथ के सहारे एक स्पर्म एंट्री लिया है एग में, उस पाथ को हम कॉपुलेटरी पाथ कहते हैं, और वही पाथ इस जाइगोट के डिवीजन के लिए भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो एक स्टार मार्क भी याद रखिएगा बच्चे, फ्यूजन ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियस के बाद द पाथ which is taken by sperm
called copulation path, और यही कॉपुलेशन पाथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सिस ऑफ डिवीजन, है ना। यही रिस्पॉन्सिबल है क्या करने के लिए बच्चे, एक्सिस ऑफ डिवीजन के लिए, जाइगोटिक डिवीजन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सिस ऑफ डिवीजन ऑफ जाइगोट। ओके बच्चे, क्लीवेज ऑफ जाइगोट, ये एक ओवरऑल स्टेप था फर्टिलाइजेशन के संबंध में। उम्मीद करते हैं आप बच्चे वन बाई वन अच्छे से समझेंगे। नहीं समझ पाएंगे, बार बार वीडियो को देखिएगा, जरूर समझिएगा आप, ठीक है। अब इस टॉपिक में हमको लगता है कि लास्ट बात डिस्कस करना चाहिए, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये पूछता भी बच्चे, तो सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन को हम यहाँ राइट डाउन करते हैं, उसको आप देखिए। तो बच्चे ये लास्ट टॉपिक है, एक स्टार मार्क में इस टॉपिक को याद रखिएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। और इस सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन में हम एक पहला सिग्निफिकेंस ले रहे हैं कि इसमें जेनेटिक वेरिएशन होता है इस फर्टिलाइजेशन के कारण, और जेनेटिक वेरिएशन जब होगा तो बदलाव आएगा, और बदलाव जो है इवोल्यूशन को जन्म देता है, जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। दूसरा है म्यूसिस 2 विल स्टार्ट। जब म्यूसिस 2 स्टार्ट होता है बच्चे, तो एग का फॉर्मेशन होता है, यानी गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फीमेल गैमेट का, और वो फीमेल गैमेट फिर वो मेल गैमेट को प्रीफर करेगा वो कांटेक्ट में आने के लिए, तब जाके फिर ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस होगा। तीसरा है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इज रिटेन बाय एग, एग के द्वारा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को रिटेन किया जाता है। ये एक सिग्निफिकेंस में महत्व में आता है। स्पीसीज स्पेसिफिक डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम विल बी फॉर्म। स्पीसीज स्पेसिफिक डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है अगर फर्टिलाइजेशन है, अगर नहीं होता तो फिर स्पीसीज स्पेसिफिक डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम फॉर्मेशन नहीं होता, क्रोमोजोमल वेरिएशन आना शुरू हो जाते हैं। एक सिग्निफिकेंस में आता है बच्चे, है ना। उसके बाद एक है सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म फर्स्ट इनिशिएट द जाइगोटिक डिवीजन। चूँकि एग में सेंट्रियोल नहीं होता, स्पर्म में सेंट्रियोल होते हैं, ये सेंट्रियोल उस एग के अंदर प्रवेश करता है, घुसता है, और क्लीवेज में जो फर्स्ट जाइगोटिक क्लीवेज होता है थ्रू द एनिमल पोल एक्सिस, तो उसमें ये क्या करते हैं, मदद करता है। तो इस तरह से एक सेंट्रियोल एक जाइगोटिक डिवीजन में मदद करता है फर्स्ट डिवीजन को। ओके, है ना। तो इस तरह से हम सिग्निफिकेंस देखे बच्चे, और ये फर्टिलाइजेशंस का ये लास्ट लेक्चर था। हम नेक्स्ट फिर दूसरा लेक्चर लेके आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए थैंक यू।